इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब इस पेशे में आप लोग आ ही गए हैं तो ये पेशा बहुत ही मेहनत का पेशा है, बराबर पढ़ने का पेशा है। और सबसे पहले जो शुरुआत है वो शुरुआत है कि इस कोर्ट कचहरी में जब प्रैक्टिस करने की नीयत से आए हैं तो सबसे पहले तो आपको तहजीब सीखना है। तहजीब सीखना है कि न्यायालय के समक्ष कैसे पेश आना है, अपने सीनियर के समक्ष कैसे पेश आना है, वादकारी को कैसे डील करना है, अपने क्लाइंट को कैसे डील करना है। ये सब थोड़ा सा तहजीब सीखना है और बहुत अदब के साथ कोर्ट कचहरियों में बहुत ही अदब के साथ अपनी बात को रखने की जरूरत है, उनके सामने पेश आने की जरूरत है। प्रॉपर ड्रेस में रहिए और अपने को मेंटेन रखिए, अपने वाणी में मिठास लाइए। और ये सब चीजें हैं क्योंकि ये जो पेशा है ना वो इस थियरी पर ज्यादा काम करता है कि लिव लाइक ए हर्मिट वर्क लाइक ए हॉर्स। तो इस पेशे में पग पग पर बेईमानी के अवसर हैं और वहीं पर जब क्लाइंट आता है तो दो बात पहले खोजता है। पहले ये खोजता है कि कोई ऐसा वकील मिल जाए जो हमारे क्षेत्र जवार का हो, हमारे जान पहचान का हो या किसी हमारी जान पहचान के पहचान का हो, और उससे थोड़ा अपनत हो जाएगा कि मेरे साथ चीटिंग नहीं होगी और मेरे साथ जो वाजिब खर्चे वही लगेंगे, जो वाजिब फीस वही ली जाएगी। तो इस भावना से खोजता है। दूसरा, इस भावना से भी खोजता है कि जिस वकील से हम पैरवी लेना चाहते हैं वो वकील कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कानून कायदे के बारे में जानकार है कि नहीं, कायदे से अपनी बात आधिकारिक सामने रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो ये दो बात खोजता है क्लाइंट। अब ऐसे में आप लोगों का फर्ज बनता है कि उसके अंदर ये मैसेज दीजिए कि हम आपके कार्य के लिए ईमानदारी से पेश करेंगे, ईमानदारी से आपसे डीलिंग करेंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा ये मैसेज दीजिए कि आपके प्रकरण में हम अपने आप में कॉम्पिटेंट हैं, कानून कायदा की जानकारी है और कानून कायदा हम खोज लेंगे और हम बराबर अपडेट होते रहते हैं, पढ़ते हैं। ये मैसेज देने की जरूरत है। तो अब थोड़ा सा छोटी छोटी बात हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं थोड़ा क्रिमिनल साइड से। वकालत पेशा बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है, रुचि है जानने की, समझने की, तो निश्चित है बहुत जल्दी सारी चीजें आ भी जाएंगी और आप आसानी से कर भी ले जाएंगे। देखिए, आपके पास पहले कौन आता है? पहले आता है पीड़ित। पीड़ित का मतलब जिसके साथ घटना घटित हुई, जो मारा पीटा गया, जिसके साथ चोरी डकैती हुई, जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, बलात्कार हुआ, जो भी अपराध हुआ उसके साथ वही आएगा। सबसे पहले आपसे क्या एड लेगा? सबसे पहले वो एड लेगा कि जो दरखास्त दी जाती है घटना के बारे में, वो दरखास्त कैसा होना चाहिए, किस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो दरखास्त जो लिखने का तरीका है, सही मायने में बहुत छोटा एप्लीकेशन होना चाहिए, मैटर छोटा होना चाहिए और जो घटना उसके साथ जिस तरह से घटी उसी को नरेट किया जाना चाहिए। उसमें किसी बाहरी तथ्य को मिलाने की जरूरत नहीं है, किसी तथ्य को घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल लैंग्वेज में आप लिखिए। उस थानाध्यक्ष प्रभारी को संबोधित करते हुए लिखिए कि प्रार्थी फला पुत्र फला साकिन फला थाना फला का निवासी है। और आरोपी के बारे में लिखिए कि आरोपी से क्या रिलेशन है, रंजिश है, पुरानी रंजिश है, या फला बात को लेकर तुरंत कोई घटना घट गई है। इसके बाद आप उसमें तारीख लीजिए, दिनांक फला को इतना बजकर इतना मिनट पर फला फला लोग नाम डालिए आरोपियों का, फला फला लोग जो एक्टिविटीज आपके साथ किए हों, जो अपराध किए हों, उसको नरेट कीजिए कि मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया, आपको मारा, आपका बीच बचाव करने आपके परिजन शुभचिंतक आए, उनको मारा पीटा, उनके साथ घटना घटित किया, वो सारी चीज लिखिए। और इसके बाद लिखिए कि आपके शोरगुल पर कौन लोग आए, विटनेसेस के बारे में लिखिए, फला फला लोग या अन्य बहुत से लोग आए, घटना देखा, बीच बचाव किया, अपने घर चले गए और मुलजिमान ये कह करके भाग गए या कहकर चले गए। बस इसके बाद लिखिए अदासीमान से प्रार्थना है प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करके उचित कार्यवाही की जाए। ये जो एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन को FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, प्राथमिकी कहते हैं। तो यही मूल एप्लीकेशन है।
अब ये एप्लीकेशन विक्टिम जो है, इंफॉर्मेंट जो है, वो लेकर जाता है थाने पर। अब थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जो घटना ये बता रहा है जिस तरह से घटित हुई है उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है। इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो उनके यहाँ एक एफआईआर रजिस्टर होता है। उस मूल तहरीर को, उस एफआईआर को वो उस एफआईआर रजिस्टर पर दर्ज करेंगे। उसका सीरियल नंबर, क्राइम नंबर होगा, मुकदमा अपराध संख्या होगी और उसमें दर्ज करेंगे। उसमें विवेचना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें विवेचक नियुक्त हो जाएंगे और उसका सारांश जीडी में अंकित होगा, जनरल डायरी में अंकित होगा। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं मेड आउट हो रहा तो एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेंगे। एनसीआर रजिस्टर में अगर दर्ज करेंगे तो उसमें विवेचना नहीं होगी और उसमें हिदायत दे दी जाएगी कि आप न्यायालय में जाकर चाराजोई करें। चाराजोई में दो बात आती है, या तो आप जो है कंप्लेंट फाइल करें, वहां पर परिवाद दाखिल करें, और या उसी एनसीआर में आप प्रेयर करें न्यायालय से कि हम गरीब आदमी हैं, परिवार नहीं लड़ सकते हैं और हमारे मामले में भी विवेचना करा दी जाए। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया तो उसमें भी विवेचना वैसे ही होगी जैसे एफआईआर के मामले में विवेचना होती है। ये तरीका है। ये तो हो गया एफआईआर लिखने का तरीका, ये हो गया एफआईआर दर्ज होने का तरीका। और एफआईआर दर्ज हो गई, मामला विवेचक को मिल गया। अब विवेचक क्या करता है? विवेचक उस मामले की विवेचना करता है। उसके पास एक कागज और होता है, केस डायरी जिसको बोलते हैं, और उस केस डायरी सादा पन्ना होता है। उस केस डायरी में जो विवेचना की कार्रवाई करता है उसी में लिखता है, रोज का रोज उसी में लिखता है, तब तक लिखता है जब तक विवेचना कंप्लीट नहीं हो जाती है। और प्रतिदिन के कागज पर जो है वो पर्चा डालता, लिखता पर्चा नंबर 1, पर्चा नंबर 2, पर्चा नंबर 3, केस डायरी में विवेचना करता है। विवेचना क्या करता है? विवेचना में मुकदमा जो वादी है, इंफॉर्मेंट है, उसको चोट आई है, उसके परिजनों को चोट आई है तो उसका मेडिकल कराता है, उसका इलाज कराता है, हॉस्पिटल में ले जाकर भेजता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ये स्टेप है। इसके बाद फिर मुकदमाबादी या अन्य जानकार के निशानदेही पर घटनास्थल पर जाता है और घटनास्थल पर जाकर उस घटना को देखता है जहां पर उस विक्टिम के साथ घटना घटित हुई है। उसका नक्शा नजरी बनाता है, नक्शा नजरी में लिखता है कि जो है पीड़ित जो है यहाँ चोट खाया, आरोपी यहाँ से खड़े होकर इसी चीज से मारे पीटे और गवाहान फला जगह पर खड़े होकर देखे। उस घटनास्थल की चौहद्दी बनाता है, चारों ओर का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखता है, उसको बोलते हैं नक्शा नजरी। नक्शा नजरी हो गया। उधर मेडिकल हो गया। मेडिकल में जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से अगर कोई धारा घट बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो एफआईआर में धाराएं अंकित हुई हैं, जिस धारा में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी होती है। वो आयु करता है, विवेचक करता है, घटोत्तरी बढ़ोतरी करता है। इसके बाद वो मुकदमा वादी का बयान लेता है, उसके गवाहों का बयान लेता है और बयान लेता है। अगर कहीं लेडीज का मामला है और लेडीज से संबंधित अपराध हुआ है तो उसका बयान भी ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने कराता है, उसकी भी कॉपी लेता है। और इसके बाद सारे गवाहान का, मेडिकल रिपोर्ट का और विक्टिम के जो कोर्ट में बयान होते हैं उन सब का, सारी चीजें का जो विवेचना करता है, जितने पर्चे काटता, फिर उसका निष्कर्ष निकालता, कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये निर्णय लेता है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ किस किस धारा में जुर्म बनता है या जुर्म नहीं बनता है, या फला फला आरोपी की नामजदगी गलत पाई गई तो जिनका गलत पाया जाता है उनका नाम निकाल देता है। जिस धारा में केस बनता है उसमें चार्जशीट लगाता है। अगर आरोपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो उस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, जिसको एफआईआर कहते हैं। और ये जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय कॉग्निजेंस लेता है, फिर उस पर ट्रायल करता है। ये प्रक्रिया है क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस की। अब कहिए तो थोड़ा सा सिविल के बारे में भी बता दें आपको, थोड़ा सा सिविल के बारे में भी जान लीजिए। देखिए सिविल की प्रक्रिया लंबी है, लंबी कुछ बनाई गई है और कुछ हम आप लेंदी बना देते हैं उसकी प्रक्रिया को। उसमें भी बहुत कोई कठिनाई नहीं है। देखिए कोई भी पीड़ित अगर आता है तो उसके अगर राइट्स का हनन होता है, किस प्रकार हनन होता है? कोई आकर कहता है कि हमारे जगह जमीन हमारी है, संपत्ति हमारी है, फला आदमी जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है, इंटरफियर कर रहा है हमारे कब्जे में, तो ये आपका हो गया सिविल मैटर हो गया। इसके लिए आप इंजंक्शन सूट की तैयारी करेंगे, उसको सजेस्ट करेंगे कि लाइए इंजंक्शन सूट दाखिल करके उनके खिलाफ स्टे करा दें, आस्थागन आदेश करा दें, इंजंक्शन सूट बन गया। कोई डीड लिखा गया, गिफ्ट डीड, सेल डीड, विल डीड, कोई डीड लिखा गया और आकर कहता है साहब एक डीड ऐसा लिख दिया गया है जिससे हमारा हक जा रहा, राइट जा रहा, और डीड गलत है, वो फोर्स्ड है, जबरदस्ती लिखाया गया, विदाउट कंसिडरेशन है। उसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डीड के रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्रेता विक्रेता कैसा होना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में डीड लिखा जाना चाहिए,
अगर उन परिस्थितियों का वायलेशन है तो ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन बनता है। और वो जो क्लाइंट आ रहा है अगर कुछ ऐसी बात बता रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डीड के रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें जैसे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई कोएर्शन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। अगर ये सब चीज कोई हुई है तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये गड़बड़ हुआ है, इस डीड में कमी है और ये डीड कैंसिल हो सकता है। आप कैंसिलेशन की राय देंगे और विशिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 31 के तहत आप कैंसिलेशन सूट बनाने की तैयारी करेंगे। ऐसे ही कोई आ गया साहब, हमारे सबको शेयरर हैं सारे लोग, हिस्सा कसी में गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम कर ले रहा है, ज्यादा हिस्से पर जो है, ज्यादा शेयर पर जो है मकान निर्माण कर ले रहा है, ये सब प्रॉब्लम लाता है। तो मैटर ऑफ पार्टीशन बनता है कि ठीक है आपका शेयर जितना बनता है लाइए उसका हम पार्टीशन सूट दाखिल कर दें, आपका हिस्सा अलग हो जाए। अगर कोई आकर कहता है कि साहब मेरी जगह जमीन है उसमें जबरदस्ती मकान का निर्माण कर लिया है और जमीन पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ भी केस बनता है कि उसका डिमोलिशन लाएंगे कि हम डिमोलिशन सूट दाखिल करेंगे और नीचे की जमीन जो कब्जा कर लिया कब्जा दिलाएंगे कब्जा पाने का। तो ऐसे ही है, किसी ने कहा साहब हमारा इतना रुपया ले रखा नहीं दिया तो रिकवरी सूट बन जाएगा, कहीं मेंटेनेंस बकाया है तो उसका केस बन जाएगा। तो ये सब सिविल मैटर है, ये सब सिविल मैटर है और सिविल केस है। तो अब पहले तो आपको ये निर्णय लेना होगा कि हम अपने क्लाइंट को क्या राय देंगे, किस तरह का सूट लाएंगे, उस तरह के सूट की बात करेंगे। अब आएगी मान लीजिए इंजंक्शन का मामला, इंजंक्शन सूट दाखिल करना है तो आपको इंजंक्शन सूट बनाना है। अब इंजंक्शन सूट जब बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दावा बनाना बहुत आसान भी है। आसान ये सबसे पहले तो आप ये तय करेंगे, जैसे प्रोसीजर दिया, प्रोसीजर पढ़िए, उसमें कानून में हर जगह प्रोसीजर दिया हुआ, उस प्रोसीजर को पढ़िए और उसमें दिया हुआ जैसे कोई प्लेंट बनाएंगे तो आर्डर 7 में सीपीसी के आर्डर 7 में दिया गया प्लेंट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, प्लेंट में क्या बनेगा। तो अब सवाल है प्लेंट जब बनाएंगे तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि किसके खिलाफ दावा करेंगे। पहले तो पीड़ित आया आपको तो तय कर लिया, उसका नाम पता लिख लीजिए, क्या उम्र है, क्या नाम है, क्या गांव है, क्या पोस्ट है, क्या सारा एड्रेस लिख लीजिए। लिखने के बाद ये देखिए किसके ऊपर दावा लाना है। तो दावा 3 तरह के लोगों के ऊपर लाया जाता है। एक, जो व्यक्ति अटैक कर रहा है, उसके पोजीशन में इंटरफेयर कर रहा है, जो धमकी दे रहा है कि हम कब्जा कर लेंगे, वो व्यक्ति बनेगा प्रतिवादी, डिफेंडेंट बनेगा, उसके खिलाफ दावा लाएंगे। दूसरा, अगर वो प्रॉपर्टी सरकार से संबंधित है तो सरकार भी नेसेसरी पार्टी होगी, ग्राम पंचायत भी नेसेसरी पार्टी होगी। ऐसे में सरकार को, ग्राम पंचायत को भी आपको पक्षकार बनाना पड़ेगा। अगर सरकार और ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने की बात आती है तो आपको धारा 80 सीपीसी की नोटिस सरकार को और धारा 106 यूपी पंचायत राज एक्ट की नोटिस देना होगा ग्राम पंचायत को, और 2 महीने बाद नोटिस देने के बाद ही आप दावा ला सकते हैं। 2 महीने के बाद अगर लाते हैं तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 82 में परमिशन लेकर के आप दावा दाखिल करेंगे और वो दावा आपका मिसलिनियस में चला जाएगा, मिसलिनियस में जाएगा। इसके बाद आपका जब परमिशन हो जाएगी तब ओएस पर आएगा, तब आगे प्रोसीड होगा। उसकी प्रक्रिया यह है। दूसरा, पक्षकार ऐसे लोगों को बनाएंगे कि जिस प्रॉपर्टी पर आप इंजंक्शन मांगने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी में अगर और किसी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, को शेयरर है या वो इंटरेस्टेड पर्सन है, तो उनको भी आप पक्षकार बनाएंगे। और ये हो गया, वादी तय हो गया, प्रतिवादी तय हो गया, प्लेंटिव तय हो गया और डिफेंडेंट तय हो गया। तो आप दावा ऊपर लिखेंगे न्यायालय का नाम, लेकिन मुकदमा जो दाखिल होता है वो जो है पेरेंट कोर्ट में दाखिल होता है। पेरेंट कोर्ट हर जिले में 2 ही होती है, एक जूनियर डिवीजन, एक सीनियर डिवीजन। हमारे अपने बस्ती जनपद में 3 पेरेंट कोर्ट है। एक खलीलाबाद के नाम से भी यहाँ पेरेंट कोर्ट है, सिविल जज जूनियर डिवीजन खलीलाबाद, और एक सिविल जज जूनियर डिवीजन बस्ती, और एक सिविल जज सीनियर डिवीजन है। 3 कोर्ट पेरेंट है। अब 3 कोर्ट में केस कैसे आता है, ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन डिसाइड हो गया कि फला फला तप्पा, फला फला परगना, फला फला क्षेत्र के केस जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन खलीलाबाद के दाखिल होगा, और फला फला क्षेत्र का केस सिविल जज जूनियर डिवीजन बस्ती के न्यायालय में दाखिल होगा। अब आता है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। अगर 5 लाख तक के मालियत का मामला है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में दाखिल होगा, खलीलाबाद या बस्ती में। अगर 5 लाख से अबव है तो सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में आपको बात दाखिल करना पड़ेगा। मालियत पर तय करता है कि मामला जूनियर डिवीजन में जाएगा कि सीनियर डिवीजन में जाएगा, ये तय हो गया। अब आपने मान लिया तय कर लिया जूनियर डिवीजन क्या दाखिल होगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन बस्ती क्या, तो आप ऊपर लिखेंगे न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन बस्ती, बीच में आप लिखेंगे मूल बात संख्या फला, और इसके बाद वादी का पूरा एड्रेस नाम पता
और बनाम करके प्रतिवादी का पूरा नाम एड्रेस बना। अब दावा बनाएंगे तो सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे किस धारा में आप इंजंक्शन सूट ला रहे हैं, आप लिखेंगे धारा 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अंडरलाइन करेंगे कि हम उस धारा के तहत दावा ला रहे हैं, दावा में लिखेंगे वादी निम्नलिखित निवेदन करता है। अब जो प्लेंट बनाएंगे उसमें 3-4 पैरा फॉर्मल होती है। पहला ये वादी फला गांव का निवासी है, दूसरा ये कि विवादित संपत्ति के सम्यक निस्तारण हेतु उसका एक नक्शा नजरी बात पत्र के अंत में दिया जाता है, एक पैरा लिखेंगे। दूसरा ये लिखेंगे उस गांव की चकबंदी हुई है कि नहीं, अगर हुई है तो धारा बाउंड हो गया है कि नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं गांव चकबंदी प्रक्रिया चल रहा। तीसरा ये कि अगर गांव बंटवारा शुदा है तो एक पैरा उसमें भी लिखेंगे कि गांव बंटवारा शुदा है और उसमें नक्शा कुर्रा बना हुआ है, उसके सिकवी नंबरान कायम हुए हैं, एक पैरा ये लिखेंगे। इसके बाद आप केस का डिटेल देंगे। क्या डिटेल देंगे कि वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको इंगित करेंगे, ABCD काका गाघा से इंगित करेंगे कि बात पत्र के अंत में जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिस पर हम इंजंक्शन मांग रहे हैं उसको फला अक्षर से दिखाया गया, उसके ओनरशिप के बारे में आप बताएंगे कि उसके कैसे ओनर है, वो प्रॉपर्टी या तो आप दाद बाबा से पाई होगी, आपकी पैतृक संपत्ति होगी या सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होगी, उसको आप मेंशन कीजिए कि हमारी पैतृक संपत्ति है, अपने पूर्वजों से हमने वरासतन इसको हासिल किया है, हम इसके ओनर हैं, हमारी इसकी टाइटल है। और अगर आपने किसी डीड से उसको प्राप्त किया है, सेल्फ एक्वायर्ड पाया, तो उसको भी मेंशन कीजिए कि फला व्यक्ति से फला सन में मैंने उसको बैनामा लिया है, हिब्बानामा प्राप्त हुई है, वसीयतनामा प्राप्त हुई है, इस तरह से उस प्रॉपर्टी के हम ओनर हैं। दूसरा पॉइंट लीजिए कि उस प्रॉपर्टी के हम पोजेशन में हैं, पोजेशन में हैं। तीसरा पॉइंट लीजिए काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन दावा क्यों लाना पड़ रहा है, आप काज ऑफ एक्शन लीजिए कि फला दिनांक को जो प्रतिवादी गण है वो इस तरह से हरकत किए, धमकी दिए, कब्जा कर लेंगे और हम इस पर काबिज हो जाएंगे, इसमें निर्माण कर लेंगे, ये है काज ऑफ एक्शन। और तीसरा पॉइंट लेंगे कि हमने उन लोगों से बहुत कहा कि भैया आप नाजायज हरकत मत करो, हमको काहे कोर्ट कचहरी में ढकेल रहे हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो आप लिखेंगे कि वो लोग स्वेच्छा से न्यायालय के बाहर अपनी बेजा हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है, इसलिए दावा दाखिल करना आवश्यक हो गया। सारे दावे में आप लिखेंगे जितने भी इंजंक्शन केस हैं सब में ये पॉइंट लिखा जाएगा, कॉमन पॉइंट बता रहे हैं, बाकी 20 का पॉइंट आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसको अपने स्तर से आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। और अंतिम काज ऑफ एक्शन हो गया। इसके बाद एक आता वैल्यूएशन क्लॉज। हर सूट में सिविल सूट जितने तरह के दाखिल होंगे, चाहे कैंसिलेशन का हो, चाहे डिमोलिशन का हो, चाहे पोजीशन पाने का हो, चाहे जैसा सूट हो, उसका वैल्यूएशन क्लॉज लिखा जाएगा। वैल्यूएशन क्लॉज 2 पॉइंट उसमें लिखा जाता है। एक लिखा जाता है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिस पर आप इंजंक्शन मांग रहे हैं उसका आप वैल्यूएशन करेंगे और वो वैल्यूएशन दिखाएंगे उसमें, इसलिए कि ये ज्यूरिसडिक्शन सीनियर डिवीजन का है कि जूनियर डिवीजन का है, इसलिए उसका वैल्यूएशन लिखेंगे कि विवादित संपत्ति का मूल्यांकन वास्ते क्षेत्राधिकार न्यायालय इतना है। आपने उतना लिख दिया क्योंकि वहां मुंसिम देखेगा कि आपने कितनी मालियत लगाया तो उस हिसाब से तय करेगा मेरे यहाँ चलेगा दूसरे न्यायालय में चलेगा। तो आप मालियत लिखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ये हो गया। फिर उस मालियत पर कोर्ट फीस आपको अदा करना है। न्यायालय में कोर्ट फीस एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 में विभिन्न प्रकार के दावों के बारे में विभिन्न प्रकार से कोर्ट फीस अदायगी की बात की गई है, उसको थोड़ा थारोली पढ़िएगा, हम एक एग्जाम से थोड़ा कुछ समझा दे रहे हैं। जैसे जिस डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में आप इंजंक्शन सूट ला रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, वो डिस्प्यूटेड लैंड 2 तरह की हो सकती है, या तो लैंडेड प्रॉपर्टी हो सकती है, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, या घर मकान हो सकता है, अचल संपत्ति हो सकती है। अगर वो लैंडेड प्रॉपर्टी है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं एग्रीकल्चरल लैंडेड प्रॉपर्टी है और लैंडेड प्रॉपर्टी के लिए आप इंजंक्शन सूट ला रहे हैं, तो आप उसका जो वैल्यूएशन करेंगे उसका राजस्व देखिए कितना है। खतौनी में उसका मालगुजारी लिखा रहता है, रेवेन्यू लिखा रहता है इतना, उस मालगुजारी का जो सालाना उसकी मालगुजारी सालाना ही दर्ज रहता है, तो वो मालगुजारी का 30 गुना 30 टाइम्स 30 गुना क्षेत्राधिकार होगा न्यायालय का। मान लीजिए 10 रुपया मालगुजारी है तो 30 गुना कर देंगे, 3 दहाई 300, ये हो गया उसका क्षेत्राधिकार का मूल्यांकन, वाद का मूल्यांकन, जिसको कहेंगे सूट मूल्यांकन, सूट वैल्यूएशन। तो ये हो गया वाद का मूल्यांकन, इतना है, इतनी मालगुजारी है, उसका 10 गुना उसका 30 गुना मूल्यांकन। अब आइए उपचार पर, कोर्ट फीस पर। आप उपचार मांगते हैं कि उनको प्रतिवादी गण को मना कर दिया जाए कि हमारे कब्जे में कोई हस्तक्षेप न करें, कोई जबरदस्ती कब्जा निर्माण न करें। तो इस उपचार के लिए कोर्ट फीस जब देंगे तो वो जो सालाना लगान है उसका 10 गुना के 1/5 पर आपको कोर्ट फीस देना है।
फिर कोर्ट फीस एक्ट उठाकर देखिए, उसमें शेड्यूल दिया है कि इतने मूल्यांकन पर इतना कोर्ट फीस, इतने मूल्यांकन पर इतना कोर्ट फीस, इतने मूल्यांकन उतना कोर्ट। तो आप उसमें उठाकर जब देखेंगे तो मान लीजिए मूल्यांकन 200 रुपया से कम आ रहा है, 1/5, 10 गुना का 1/5 पर मूल्यांकन 200 रुपये कम आ रहा है, तो इंजंक्शन सूट के लिए लिखा हुआ 22.5 रुपया मिनिमम कोर्ट फीस है। अगर उससे कम कोर्ट फीस आ रही है तो 22.5 आपको देना है मिनिमम। और मान लीजिए कोर्ट फीस 500 से ऊपर आ रही है तो अधिकतम 500 रुपया है, 20 का कोर्ट फीस दिया जाएगा। अगर कोर्ट फीस 500 से 501 हो रही है तो 500 देना है। अगर कोर्ट फीस 22.5 से 21 हो रहा है तो 22.5 देना है। ये है इंजंक्शन का। तो इसको थोड़ा सा जानते समझ लेते रहिएगा। तो ये भी दावा बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। और थोड़ी सी बात ये जानना है आपको कि आप अभी नए हैं तो न्यायालय में जाइए और देखिए कौन न्यायालय कहाँ बैठती है, उसकी ऑफिस कहाँ है, ये भी जानकारी कीजिए, आपको दौड़ने में आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज, ये जो फाइलें होती हैं न्यायालय की, वो फाइलें वैसे ही होती हैं जैसे पोस्टल एड्रेस होता है, अगर एड्रेस गलत होगा तो लेटर नहीं जाएगा। ऐसे मुकदमों में न्यायालय का नाम, बाद संख्या, कहीं मूल बाद संख्या, कहीं प्रकीर्ण बाद संख्या, कहीं इजरा बाद संख्या, ये जानना बहुत आपका जरूरी है कि आप जिस फाइल में कोई एप्लीकेशन डाल रहे हैं, जिस फाइल में अपीयर हो रहे हैं, जिस फाइल को आप मांगते हैं न्यायालय से, तो आपको बताना होगा इजरा बाद है कि प्रकीर्ण बाद है कि मूल बाद है। तो ये जानना आपको जरूरी है। और नाम बनाम, नाम बनाम में वादी का जो पहला नाम होता है उस नाम से प्रतिवादी जो पहला नाम होता है उसी के नाम से होता है। मान लीजिए बीच में कई वादी हैं, कई प्रतिवादी हैं, तो नीचे वाला नाम नहीं पढ़ा जाएगा, ऊपर जो सबसे वादी का नाम रहेगा वो नाम बोला जाएगा, और बनाम प्रतिवादी का जो पहले नंबर पर नाम रहेगा वो बोला जाएगा। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि उस फाइल के हर पन्ने पर, जो भी पन्ना डालेंगे उस पर आपको वो पेरेंट कोड का नाम और वाद संख्या और नाम बनाम ये लिखना पड़ेगा, हर पेपर पर लिखना पड़ेगा। इसीलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए कि वो पेपर कहीं इधर उधर मिसिंग हो गया तो उसी से पढ़ करके उस फाइल में लग जाएगा, तो उसको कायदा 16 कहते हैं। तो ये जानना जरूरी है सिविल में। और दूसरा ये जानना जरूरी है कि सिविल के फाइल में जितने पेपर होते हैं उसमें कागज नंबर पड़ता है, हर पेपर पर कागज नंबर पड़ता है, किसी पर कावन, किसी पर काटू, किसी पर जो है गावन, किसी में गाटू और किसी पर घा पड़ता है। तो ये जनरल रूल सिविल में दिया हुआ है कि किस पेपर पर क्या नंबर पड़ेगा, उसको भी थोड़ा जानिए। जैसे छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, दावा का जो एनेक्सर होता है उसको भी जानना चाहिए। कोई दावा बनाते हैं तो उसका एक एनेक्सर बनाते हैं कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, नीचे क्या रहा, क्या क्या रहेगा। तो इसका भी होता है, सबसे ऊपर पता फार्म रहेगा। जो आप दावा बनाएंगे सबसे पहले पता फार्म लिखेंगे, फार्म आता है छपा छपाया, उस पर नाम पता एड्रेस रहता है, पता फार्म रहेगा। उसके बाद आपका दावा रहेगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाएंगे, लिस्ट कागजात रहेगा, इसके बाद आपका शपथ पत्र रहेगा दावा के सपोर्ट में, इसके बाद स्थगन का प्रार्थना पत्र देते हैं वो लगेगा, फिर उसके सपोर्ट में जो बयान हल्फी देते हैं, शपथ पत्र देते हैं वो रहेगा। इसके बाद आप जो है जितने सबूत लगाते हैं एक सबूत फार्म लगाएंगे, सबूत फार्म के साथ जितने आप सबूत देते हैं, खसरा खतौनी नक्शा, वो उसमें अनेक्सर करेंगे। और उसके बाद जो है उस दावे की एक डुप्लीकेट कॉपी लगाएंगे, उस पर लिखेंगे बात पत्र की द्वितीय प्रत। इसके बाद आप आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाएंगे, इसके बाद आप वकालतनामा लगाएंगे। ये भी तरीका जान लीजिए। अनेक्सर करना नहीं, उलट पलट करेंगे तो वहां थोड़ा सा झमेला हो जाता है चढ़ाने बजाने में। तो आप अनेक्सर इस तरह से लगाएंगे और आप दावा दाखिल कर देंगे, आपका दावा दाखिल हो जाएगा। और उसकी कॉपी लगा देंगे, दावे की कॉपी पीछे लगाएंगे, जिसको मुसन्ना कहते हैं। क्योंकि जब दावा आप बनाएंगे, लिखेंगे सारी चीज, तो सबसे पहले कहाँ जाता है दावा, आप कंप्यूटर सेक्शन में डालेंगे, वहां नंबर पड़ेगा, कंप्यूटर वाला भेज देगा संबंधित न्यायालय में। अब न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय का एक मुंसरिम होता है, उस मुंसरिम के पास फाइल जाती है, वो मुंसरिम उस दावे के बारे में रिपोर्टिंग करता है। पहले सीरियल वाइज सारा पेपर लगाता है, अगर आप नहीं लगाए तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, वो सीरियल वाइज सारे पेपर को लगाएगा। अब सीरियल वाइज लगाने के बाद उस पर रिपोर्टिंग करता है आपके दावे में कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है। वो क्या देखता है मुंसरिम, एक तो देखता है वैल्यूएशन देखता है कि इसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, दूसरे का वो लिखेगा, वहां रिपोर्ट में लिखेगा कि इसी क्षेत्राधिकार के अंदर बात का मूल्यांकन किया गया है। फिर वो लिखेगा कोर्ट फीस, आपने जो नियम दिया है कोर्ट फीस एक्ट में उसके अनुसार आपने कोर्ट फीस दिया कि नहीं दिया। अगर उसके विपरीत देंगे तो रिपोर्ट लगा देगा कि कोर्ट फीस नियमानुसार नहीं है। अगर उसमें आपने कॉपी वगैरह नहीं लगाया तो लिखेगा मुसन्ना नहीं है। उसमें प्रोसेस फीस भी दिया जाता है, जिसको प्रैक्टिकल भाषा में तलवाना बोलते हैं। प्रोसेस फीस, जब प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी के ऊपर जो सम्मन जाएगा उसके लिए अदालत फीस लेती है, कोर्ट फीस लेती है, उसकी भी फीस निर्धारित है। कैसे फीस निर्धारित है, अगर 4 प्रतिवादी हैं,
1 से लेकर 4 तक हैं तो 10 रुपया ही तलबाना देना पड़ेगा। 1 है तब भी 10 रुपया देना पड़ेगा, 2 है तब भी 10 रुपया देना पड़ेगा, 3 है तब भी देना पड़ेगा, 4 है तब भी। अगर 4 से ऊपर है तो 10 रुपया फी हेड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 30 रुपया अधिकतम है। अगर 6, 7, 8, 10, 20, 50 प्रतिवादी हैं तो 30 ही रुपया देना पड़ेगा। तो ये भी जानकारी रखना है कि क्या कोर्ट फीस लगाना है। प्रोसेस फीस साइड में रहता है, कोर्ट फीस ऊपर लगाया जाता है। दो दावा बनाएंगे, दावा के ऊपर पर हेड पर कोर्ट फीस देंगे या अलग से स्टाम्प देंगे, और साइड में जो है बाएं साइड में आप वो प्रोसेस फीस जो है अटैच कर देंगे, चिपका देंगे। ये है आपके सिविल का तौर तरीका, और इसी चीज को आपको सीखना है, समझना है। और भी जो भी चीजें ना समझ में आती हैं, तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आपको बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा तो हम तो है ही हैं, हमेशा उपलब्ध हैं। नंबर नोट कर लीजिए, जहां भी कठिनाई आती है हम हर तरह सहयोग करने के तैयार हैं। बस एक अच्छा अधिवक्ता बनने की कोशिश कीजिए, ईमानदार अधिवक्ता बनने की कोशिश कीजिए, और तहजीब से अदालतों के साथ पेश आइए। अपने क्लाइंट की भी देखिए, क्लाइंट जब आता है ना तो क्लाइंट बहुत सी बातें लेकर आता है गाथा। पहले काम आपका है कि उसको धैर्य से सुनिए, क्लाइंट की हर बात को सुनिए, ताकि ये ना लगे कि हम ये बात तो नहीं बता पाए थे, कहीं गड़बड़ा ना गया हो उनको ब्रीफ बनाने में। तो आप उसकी हर बात को सुनिए, बल्कि और भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि जिसको बाद में ना कहीं उसके दिमाग में आओ कि ये बताना भूल गए। और केस से संबंधित जितने फैक्ट है सब पूछ डालिए, ताकि जब पूछेंगे सवाल तो उसको भी लगेगा कि मेरा वकील बहुत जानकार है और सारी बात जानता है। तो सारी चीज उसके से पूछिए, जानिए। इसके बाद केस के हिसाब से, कानून कायदे के हिसाब से उसको पिरोइए और उसको अपने हिसाब से रखिए। ये चीजें होती हैं। अब ये देखिए, सिविल में मुकदमा इतना लंबा क्यों चलता है, ये भी एक सवाल है। तमाम वादकारी आते हैं, कहते हैं शायद कभी निर्णय भी होगा कि नहीं, न्याय मिलेगा नहीं, सवाल करते हैं। देखिए क्यों लंबा होता है, ज्यादा प्रक्रिया नहीं है। आप दावा बनाएंगे, सम्मन जारी होगा, प्रतिवादी आएंगे, वो जवाब लगाएंगे आपके दावा पर, फिर सवाल बनेगा जिसको इशूज कहते हैं, बात बिंद कहते हैं। बात बिंद के सपोर्ट, फिर उसमें बात बिंद में 2 होते हैं, एक प्रिलिमिनरी इशू होता है, एक फाइनल इशू होता है। प्रिलिमिनरी इशू पहले डिसाइड हो जाएगा, इसके बाद केस जो है चला जाएगा साक्ष्य में। वादी को जो साक्ष्य देना है वो साक्ष्य दे, जितने कागजी डॉक्यूमेंट हैं वो इशूज के दिन तक दाखिल हो जाएंगे, और जो मौखिक साक्ष्य है उसकी गवाही होगी, वादी की गवाही होगी, प्रतिवादी की गवाही होगी, उधर से जीरा होगी, उधर जीरा, फैसला आर्गूमेंट में जाएगा, फैसला हो जाएगा। कार्रवाई इतनी ही होनी है, लेकिन इसके बावजूद ये निर्णय होने में इतना लेट क्यों होता है? लेट इसलिए होता है कि दावा आपने दाखिल कर दिया, अब पता चला कि प्रतिवादी गण को सम्मन तामील कराने में, हाजिर कराने में 2 साल 5 साल लग गया, केस लटक गया। प्रतिवादी आ गया, उसको जवाब देना है। अब उधर का अधिवक्ता या उधर का पक्ष बार बार मोहलत डाल रहा है, मौका दिया जाए, 2-4 साल उसमें लटका दिया जवाब लगाने में, और बन गया, सारी चीज लग गई। तो उसमें जिस कार्रवाई फाइल लगी है, इशूज बनना है, तो उसमें इधर से या इधर से मोहलतें आ रही हैं। अधिवक्ता आज कंडोलेंस है, आज अधिवक्ता हमारे बीमार है, आज अधिवक्ता अस्वस्थ है, आज हम तैयार नहीं है, आज अदालत ही नहीं बैठी है, कोर्ट वैकेंट है, डेट लगती चली जाती है, अब वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर इसी में पता चला कि किसी ने के समझ में आया कि मेरे दावे में तो डिफेक्ट है, जो मैंने दावा लिखा उसमें कुछ चीजें डिफेक्ट है। जिसने जवाब लगाया उसके समझ में आया कि मेरे जवाबदेही में कुछ डिफेक्ट है, तो वो संशोधन लाता है, अमेंडमेंट लाता है। अब वो अमेंड करने में वो टाइम लग जाता है। आप अमेंडमेंट डालेंगे, उधर से आपत्ति आएगी तो उसका निस्तार होगा, तब ऑर्डर होगा तो उसमें अमेंड होगा, साल 2 साल 3 साल इसमें खिंच गया। फिर पता चला उसमें कोई मर गया, वादी मर गया, प्रतिवादी मर गया, तो उसमें उनका नाम आना है, तो उनके नाम लाने के लिए दरखास्त देंगे, उस पर आपत्ति आएगी, फिर उस दरखास्त का डिस्पोजल होगा, फिर जितने वारिसान है उनको नोटिस सम्मन होगा, तामील होगा, रजिस्ट्री होगा, गजट होगा। इसी में सब फाइलें लटक जाती हैं और इसी में जल्दी फैसला नहीं हो पाता मुकदमे का। इसलिए आप लोग हमेशा ये कोशिश कीजिए, क्योंकि न्यायपालिका पर बहुत बड़ा भार है, बहुत पेंडेंसी यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और लोग कभी कभी हम लोगों को बदनाम करते हैं कि अधिवक्ता जैसा चाहिए कोऑपरेट नहीं करते हैं, आए दिन एडजमेंट सीख करते हैं, जिससे मुकदमे का निस्तारण होने में काफी विलंब होता है। इसलिए हम कहेंगे कि हमेशा हर डेट पर तैयार रहिए, कभी मोहलत मत लीजिए। अगर मोहलत लेने की नौबत आए तो क्लाइंट के ग्राउंड पर लीजिए। अगर क्लाइंट आपको कुछ हिदायत दे रहे हैं, नहीं कर पा रहा है, तब कहिए कि क्लाइंट ये चीज नहीं, उसको बताइए कि आपकी वजह से आज हमको मोहलत लेना पड़ रहा है, ये चीज आप बताए होते तो आज कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। हमेशा मुकदमे तैयार रहिए, मुकदमा लटकाने में कोई फायदा नहीं है। ये जान लीजिए कि आप मुकदमे जल्दी निर्णय होंगे, जल्दी फैसले होंगे, तो और मुकदमे बहुत तेजी से आएंगे। तमाम लोग हताश होकर के मुकदमे ला नहीं रहे, कचहरी तक आ नहीं रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि पीड़ित 2 तरह के होते हैं।
एक पीड़ित ऐसा होता है कि जो पैसे वाला है, उसके साथ जो घटना घटी वो उसको उतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी पीड़ा होनी चाहिए। धारा वही बनी हुई है, कानून वही बना हुआ है, रेमडी वही बना हुआ है। लेकिन एक पीड़ित ऐसा भी होता है कि जिसको दवा कराने का पैसा नहीं, जिसको थाने तक जाने का पैसा नहीं, जिसको कचहरी तक आने का पैसा नहीं, उस पर भी हमको आपको नजर रखनी है कि अगर उस पीड़ित को हम थोड़ी सी अगर मदद करेंगे कि उसको भी न्याय मिल जाए तो ये बहुत पुनीत कार्य होगा। उसके लिए भी हमको आपको दरवाजा खोलना है और वो अधिवक्ता वर्ग ही कर सकता है। अब इसके बाद अभी बाद हम विराम लेते हैं, फिर आगे के टर्म में फिर आपको दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।